जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। मैं आज फिर अफगानिस्तान के हवाले से ही बात करूंगा। इस समय अफगानिस्तान बहुत छाया हुआ है। इनफैक्ट मैं कल जब अपना स्क्वॉश का गेम खेलने जा रहा था तो दो बेंचें आमने सामने पड़ी हैं हमारी सोसाइटी में, एक सार्वजनिक लॉन में, और वहां पे बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई थी। और जब मैं उनके पास से गुजरा तो बातें उनकी जो मैंने सुनी वो अफगानिस्तान के ही हवाले से हो रही थी। बात ये हो रही थी कि कैसे आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है, और बात ये भी हो रही थी कि हमारे यहाँ भी कुछ लोग इस तरीके की सोच रखते हैं और उसके समर्थन में हैं। बहरहाल हम उसमें नहीं जाएंगे, ये अपना एक डिस्कशन का एक अलग ही मौजू है, इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं जरूर कहूंगा कि नसरुद्दीन शाह ने जो बयान जारी किया, जिन्होंने ये कहा कि इस्लाम में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, उसको आजाद ख्याल होने की जरूरत है, उसके ऊपर बहुत लोगों ने तनकीद करी है, बहुत लोगों ने उनको बुरा भला कहा है और बहुत सारे लोगों ने उनका समर्थन भी किया है। तो ये एक खुशी की बात है कि बहुत सारे लोग समर्थन भी कर रहे हैं। बहरहाल तो हम बात अफगानिस्तान की करेंगे, और कल पूरी रात अफगानिस्तान के पंजशीर के इलाके में जबरदस्त लड़ाई हुई। तालिबान ये कहते रहे कि हमने पंजशीर के ऊपर कब्जा कर लिया है, और उधर अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद अलग अलग वीडियो में नजर आए और उन्होंने ये बताया कि वो अभी भी पंजशीर के मालिक हैं और उनके फाइटर्स बहुत जबरदस्त वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। बदकशान के इलाके के अंदर ये भी खबर आई कि कुछ तालिबानियों ने सरेंडर किया है और कुछ सरेंडर की तैयारी कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं। तो ये बहरहाल अफगानिस्तान का एक कल्चर है, यहां पर इस तरीके की कार्रवाई होती रहती है, अलग अलग किस्म के ट्राइब्स के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन जो मुल्ला बरादर और हकीमुल्लाह की सरकार जो चाहती थी कि हम अनाउंस करें कि पूरा अफगानिस्तान हमारे कब्जे में है और फिर हम सरकार का गठन करें, मेरे ख्याल से वो सपना अभी दूर है। मेरे को कहीं ना कहीं मेरे में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं पंजशीर घाटी को लेकर। मेरे को लगता है कि ये बेचारे, इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, भारत भी मदद नहीं कर रहा है, अमेरिका भी मदद नहीं कर रहा है, और जिस तरीके से रूस और उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान को करनी चाहिए थी वो भी उन्होंने भी अपना हाथ जो है पीछे खींचा हुआ है। वो जमाने थे जब ईरान, रूस, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, हिंदुस्तान ये सब नदर्न अलायंस को सपोर्ट करते थे, और नदर्न अलायंस काफी बड़े इलाके पर उसका कब्जा भी था, दबदबा भी था। अब ये बेचारे रेजिस्टेंस फाइटर्स बहुत छोटे से इलाके में महदूद हो गए। ये इलाका पंजशीर घाटी का है, और अगर आपने हेयर पिन देखा होगा, जो महिलाएं जो हेयर पिन लगाती हैं वो उसको ध्यान दें तो वो लंबा हेयर पिन होता है और एक तरफ से उसका मुहाना होता है, और हेयर पिन में इस तरीके के बैंड्स होते हैं। तो पंजशीर घाटी बिल्कुल हेयर पिन की तरह है, एक तरफ से ही आप अंदर घुस सकते हैं, लेकिन अंदर घुसते ही ये जो हेयर पिन के अंदर आप इस तरीके के उभार और गिराव देखते हैं, ऐसे ही पंजशीर घाटी के अंदर भी दोनों तरफ से ऐसे उभार और गिराव है, जिनको छोटी घाटियां भी कह सकते हैं, और वो तकरीबन 25 है। तो ऐसे इलाके के अंदर घुस के और तबाही मचाना बहुत मुश्किल है। तालिबान नहीं सक्सेसफुल होंगे जहां तक इस घाटी का सवाल है। याद रहे, रूसियों ने 9 बार हमला किया और एक बार वो सफल भी हुए, वो पंजशीर घाटी में बैठ भी गए। पंजशीर घाटी में उन्होंने अपना बेस भी बना लिया, लेकिन वो टिक के बैठ नहीं पाए। उन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया, उन्होंने गनशिप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की आर्टिलरी और बख्तरबंद गाड़ियां और टैंकों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। पंजशीर के फाइटर्स ने उनको वहां पर टिकने नहीं दिया। तालिबान को ये बखूबी मालूम है, लेकिन एक ये भी खबर आ रही है कि इस बार तालिबान की मदद में उतरे हैं पाकिस्तानी सैनिक। पाकिस्तानी आर्मर्ड का एक स्क्वाड्रन, आर्मर्ड मतलब कि टैंकों का एक स्क्वाड्रन भी वहां पर लगाया गया है, और आर्टिलरी की तोपें भी वहां पर हैं, और पाकिस्तानी आर्मी के
हेलीकॉप्टर गनशिप या अटैक हेप्टर यू कोबरा भी इस लड़ाई के अंदर शामिल है। तो इस तरीके से लड़ाई हो रही है। काफी वीडियोस और फोटोज पंशीर के शेरों ने डाला जिसके अंदर तालिबानी बिखरे पड़े हुए हैं जमीन के ऊपर, उनके हथियार तितर बितर हैं, कई जगह पे उन्होंने हथियार सरेंडर किए हैं, उनके भी फोटो उन्होंने डाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये कितने दिनों तक इस तरीके से ये इस तालिबानी हमले को झेल पाएंगे। ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि इनको फॉरेन एड नहीं मिल रही है, लेकिन ये कहना कि ये बिल्कुल पस्त हो जाएंगे और ये तालिबान पे कब्जा कर लेगा, ये भी शायद गलत होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन जो उम्मीद थी आजाद ख्याल दुनिया की कि अमरुल्लाह साले और इनके सिपाही जगा रहे थे, वो शायद कहीं थोड़ी धूमिल हो रही है। वो अनफॉर्चुनेटली उसको जो इंटरनेशनल सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो अब देखना यह है कि ये कब तक यहां पर डटे रहेंगे, कब तक ये आजादी की लॉ को जला के रखेंगे और कितनी देर तक पाकिस्तान तालिबानियों के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। अब दिलचस्प बात ये तालिबान से जो निकल के आ रही है और तालिबान के अलग अलग हलकों से नजर आ रही है वो ये है कि सबके पीछे पाकिस्तान ही नजर आ रहा है, चाहे वो आईएस के, दाइश के आतंकी हो या अलकायदा के आतंकी हो। इनकी जो भाषा है, जो भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का वजूद या पाकिस्तान की बैकिंग नजर आती है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे पाकिस्तान है। वो मैं क्यों कह रहा हूं कि अलकायदा ने चेचनिया का नाम नहीं लिया जब भारत को वार्निंग दी, उसने उइगुर मुसलमानों के बारे में नहीं कहा, उसने कश्मीर के बारे में कहा। और ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब कि दाइश जो बात करते हैं उसके ऊपर कंट्रोल पाकिस्तान की आईएसआई और फौज का है। उधर अलकायदा ने भी ऐसा ही कहा। अलकायदा कश्मीर की बात करती है, लेकिन अलकायदा उइगुर मुसलमानों की जिंजियांग के प्रोविंस में, चाइना के प्रोविंस में, जहां पर उन्होंने कुरान ही बदली कर दी, जहां पर उन्होंने मस्जिदें ढा दी, जहां पे कुरान बदली कर दी, उनके बारे में एक शब्द नहीं है। चेचनिया के बारे में भी एक भी शब्द नहीं है। उन्होंने बात करी है फिलिस्तीन की, उन्होंने बात करी है कश्मीर की। तो ये एजेंडा पाकिस्तानी आईएसआई का ही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो आईएसआईएस हो, चाहे वो तालिबान हो, ये सब एक ही कंपनी के अलग अलग वर्टिकल हैं और इस कंपनी का मालिक है आईएसआई, पाकिस्तान की फौज। और मजहब का इस्तेमाल करके लोगों का जुनून भड़काकर ये पूरा खेल रच रहे हैं, पिछले 70 साल से रच रहे हैं और मेरे ख्याल से कई सालों तक रचेंगे। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि मुसलमान एक बहुत ही जज्बाती किस्म का इंसान होता है। वो बहुत जल्दी जज्बातों में आ जाता है जब बात इस्लाम की हो। कल एक टेलीविजन शो पे था और वहां पर जिनसे मैं बातचीत कर रहा था उनमें 2 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी थे। एक जर्नलिस्ट थे करेक्शन, और एक इमरान खान की पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन थे। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि शरिया क्या पाकिस्तान के अंदर भी लागू होगा, लोग अगर डिमांड करेंगे, लोग पाकिस्तान में डिमांड कर रहे हैं तो क्या लागू होगा, तो बड़ा दिलचस्प जवाब आया मेरे को एक खाने से। उन्होंने कहा कि शरिया मानना एक फंडामेंटल राइट है। तो शरिया मानना एक फंडामेंटल राइट है और इस तरीके की आवाजें इंडिया में भी आपको मुसलमानों की तरफ से सुनेगी। तो बिल्कुल सही है भाई, जो आदमी बिल्कुल रिलीजियस है उसके लिए कुरान और शरिया जो है बहुत ही मुकद्दस है, बहुत ही पायस है। लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाए, और मैंने पूछा भी कि अगर पाकिस्तान के अंदर शरिया लागू हो गया तो क्या करेंगे आप, तो उसने बोला कि वो बात है कि लोगों का ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन हम आईन को मानते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। तो एक मित्र ने पूछा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन या आईन बड़ा या कुरान? तो जाहिर सी बात है कुरान बड़ा, आईन छोटा, शरिया बड़ी, आईन छोटा। लेकिन उन्होंने इस बात के जवाब को बड़े बखूबी तरीके से, ताल मटोल तरीके से उन्होंने अपना जवाब दिया, जिसके अंदर एक्चुअल में उनके पास जवाब नहीं था, जवाब नहीं दिया।
तो शरिया कानून, इस्लामी कानून अफगानिस्तान में बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे यहां पे ये लागू हो जाए तो वो ठीक नहीं है। हमारा एक अपना आईन है। हिंदुस्तान के भी मुसलमानों के कई हलकों से ये बातें उठी हैं कि भाई शरिया कानून जो है नाफिज होना चाहिए, अच्छी चीज है, ये है वो है, और हिंदुस्तान में भी नाफिज होना चाहिए उन लोगों के हिसाब से। वो इसलिए नहीं कि उनको बहुत मजा आएगा शरिया कानून लागू हो जाएगा, वो इसलिए कि उससे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है हिंदू, उनको नुकसान पहुंचेगा, तकलीफ पहुंचेगी, और जो यहाँ की पॉलिटिक्स है, रिलीजियस पॉलिटिक्स है, उसके अंदर बहुत मजा आता है। और ये जो नैरेटिव है सेकुलरिज्म का, वो किसी ना किसी तरह ये लोग, ऐसे लोग उसको ध्वस्त कर देते हैं, जो हमारे मुल्क की खूबसूरती है उसको बर्बाद कर देते हैं। तो ये है मजहब का चूरन, और इस मजहब के चूरन में आप चाहे कितना ही खुशनुमा बाग बनाने की कोशिश कर लें, वो इस चूरन के चलते तहस नहस कर देंगे, क्योंकि उस चूरन को बनाने वाले ने लिखा है कि जो तू बनाएगा वो हराम है, जो मैं बनाऊंगा वो हलाल है। बहरहाल इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम मैं यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले प्रोग्राम का इंतजार कीजिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।